हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसको मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया है, पहला चैप्टर है ना। पहला चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब क्या हो रहा है इसमें, अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी रिवीजन करने वाले हैं। और आज मैं इसीलिए इसे स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे रह गए थे या कुछ बच्चे बीच में आए थे, उनका नहीं हो पाया था। तो आज वो लोग भी इसको समझ लेंगे। तो अच्छे से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये तुमने अभी नहीं समझा तो पहली बुक 12th की बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ये 12th की पहली बुक का क्या है, ये बेस है ना। पहली बुक का क्या है, बेस है। तो इसको तुम्हें अच्छे से समझना है, इस चैप्टर को। तो इसमें पहली इकाई आती है, 12th की पहली जो बुक है उसकी पहली इकाई का नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या है, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की। अब हम स्थिर वैद्युत की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं। मैंने बताया था तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहां पर इसका अर्थ समझना है कि आखिर स्थिर वैद्युत की होती क्या है। तो स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब कोई चीज गति नहीं कर रही है, अपनी जगह पे स्थिर है ना, बिल्कुल रुकी हुई है ना, कांस्टेंट है। तो उसको बोलते हैं स्थिर। तो वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। क्या मतलब होता है इसका, आवेश। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी का मतलब आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या समझने वाले हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज का मतलब वही होता है आवेश इंग्लिश में। और जो स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब चार्ज कैसा है, रेस्ट पर है। चार्ज कैसा है, रुका हुआ है। तो स्थिर वैद्युत की वही होती है। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। तो पहली अगर हेडिंग डालनी है हमें स्थिर वैद्युत की, तो इसमें यही लिखना है, स्थिर वैद्युत की। समझते हुए चलना हर एक चीज को। स्थिर वैद्युत की, तो मैं क्या बोला मैंने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युत की कहलाती है। स्थिर वैद्युत की कहलाती है। समझ में आया स्थिर वैद्युत की क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी, हमारी स्थिर वैद्युत की कहलाती है। तो रुका हुआ आवेश। अब ये सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये आवेश क्या होता है। सबसे पहले क्या समझना है हमें, आवेश क्या होता है, क्योंकि आवेश ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश को समझना है हमें, आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में हम देखेंगे। यहां पर हमें हेडिंग डालनी है आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज। तो आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।
वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है? उत्पन्न करती है। तथा उनका अनुभव करती है, तथा उनका अनुभव करती है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है भाई? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा उनका अनुभव करती है। तो ये वस्तु के अंदर एक क्वालिटी होती है। पहले तो हमें इसे समझना है कि आवेश है क्या। तो वस्तु के अंदर एक क्वालिटी है, अगर उस वस्तु पर आवेश आ गया तो वह वस्तु क्या करेगी? वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी या फिर उनका अनुभव करेगी। यानी कि किसी वस्तु के अंदर अगर आवेश आ गया, किसी वस्तु के ऊपर आवेश आ गया, तो उसके पास कौन सी क्वालिटी पैदा हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की। वह अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी? वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र। और एक और चीज उत्पन्न हो जाती है क्या उसके अंदर, कि वो अनुभव भी कर सकती है इनका, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का वो वस्तु क्या कर सकती है? अनुभव भी कर सकती है। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश आ गया, मैंने मान लिया पॉजिटिव आवेश आ गया इस पर, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। और ये क्षेत्र कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहां तक फैला होता है ये? अनंत तक। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि यहां पर कोई हमारा फूल है, यहां पर कोई हमारा क्या है? गुलाब का फूल मैंने बना दिया इसी तरीके से, या कमल का फूल मैंने बना दिया है ना। और कमल के फूल की चारों तरफ क्या हो जाएगी? खुशबू है। मान लेते हैं इसकी खुशबू फैल रही है, तो इसकी चारों तरफ क्या हो गई? खुशबू फैल रही है। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये कमल के फूल का क्षेत्र। जहां जहां तक कमल के फूल की खुशबू फैली होगी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? कमल के फूल का क्षेत्र। वहां तक कमल के फूल का क्या है? क्षेत्र है। अब मान लेते हैं कहीं पर रसगुल्ला रखा है ना, रसगुल्ले की खुशबू आ रही है भाई चारों तरफ, तो जहां जहां तक उसकी खुशबू आ रही है वो क्या हो जाएगा? रसगुल्ले का क्षेत्र। वैसे ही वैद्युत आवेश अपने चारों ओर क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अब दूसरी बात आती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब पैदा होता है? देखो, जब आवेश स्थिर रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जब आवेश गति करता है, गति चलना प्रारंभ करता है, तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। अगर स्थिर आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जब आवेश गति करना प्रारंभ करेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। इसको भी समझना है। ये स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो, आवेश के बारे में हमने समझ लिया। आवेश क्या होती है? वस्तु के अंदर क्वालिटी होती है। अगर किसी वस्तु पर आवेश आ गया तो वह वस्तु अपने चारों ओर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या फिर उनका अनुभव करने लगती है। अब जो आवेश होता है वो देखो तीन तरीके से हो सकता है। आवेश तीन तरीके से हो सकता है। पहला है स्थिर आवेश। स्थिर आवेश, स्थिर का मतलब एक जगह वो स्थिर है, किसी वस्तु को दे दिया तो वहीं के वहीं है, तो उसे बोला जाता है स्थिर आवेश। दूसरा है हमारा गतिमान आवेश। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, जब आवेश एक समान रूप से गति करता है, एक समान चाल से गति करता है, मतलब उसकी जो वेग है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है ना, तो उसे बोला है गतिमान आवेश। और तीसरा होता है कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 5 है, 5 मीटर प्रति सेकंड से कितनी हो गई? 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है? त्वरण पैदा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे त्वरित आवेश। लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो वहां पर क्या होता है? त्वरित आवेश, यानी कि उसे बोलेंगे त्वरित आवेश। तो आवेश की तीन कंडीशन है कि जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश गतिमान होता है, या जब आवेश त्वरित गति करता है। स्थिर का मतलब है उसका वेग कितना है? बताओ, 0। स्थिर का मतलब है वेग कितना है उसका? 0। वेग 0 का मतलब है कि आवेश चल नहीं रहा है। वेग 0 का मतलब क्या हो जाता है? कि आवेश अपनी जगह पे स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। तो इस दौरान ये जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो कौन सा करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अभी मैंने बताया था स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन जब आवेश गति करता है, यानी कि v, गति जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट।
मतलब नियत रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? नियत गति, फिक्स। जो गति है उसकी वही रहने वाली है। 10 की स्पीड से अगर आवेश गति कर रहा है तो 10 की ही स्पीड से करता रहेगा, है ना, उसे बोला जाता है। आवेश गति कर रहा है वो भी कैसी है? उसकी गति नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है। तब क्या होगा? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक और चीज कर सकता है, ये वैद्युत क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। ये चीज क्या करेगा? दोनों ही उत्पन्न करता है। ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र। दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। जब आवेश गति एक समान वेग से गति करता है, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों ही करेगा। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी जुड़ गया। और यहां पर क्या होगा? त्वरित आवेश। त्वरित आवेश का मतलब क्या हो गया? मतलब वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो वेग परिवर्तित हो रहा है, v क्या है? परिवर्तित है। यहां पर परिवर्तित, वेग बदल रहा है। जब वेग बदल रहा है तो उस गति को क्या बोलेंगे? त्वरित गति कर रही है कोई भी वस्तु, ठीक है। तो v परिवर्तित है तो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? देखो, ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। दूसरा ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी एक और चीज उत्पन्न करता है ये आवेश, क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने तीनों टाइप के आवेश मैंने बता दिए कि स्थिर आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और त्वरित आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। तरंगे कैसे चलती हैं? तरंगे ऐसे करके आगे की ओर बढ़ती है ना। लेकिन तरंगों के लंबवत होता है ये क्या? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। अगर एक तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है ना, और दूसरी तरफ क्या है? इधर चुंबकीय क्षेत्र, तो तरंगे कैसे जा रही होगी? तरंगे आगे की ओर बढ़ रही होगी, ऐसे करके, इस तरीके से होता है ये, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई? आई होप आ गई होगी आपके समझ में। आगे हम देखेंगे आवेश के बारे में मैंने बता दिया कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखो, जो आवेश होता है ना वो हमारा दो टाइप का होता है। आवेश के प्रकार, आवेश कितने टाइप का होता है? हमारा दो टाइप का होता है। पहला है हमारा धन आवेश, धन आवेश। दूसरा है हमारा ऋण आवेश, ऋण आवेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसको समझना है कि धनावेश आता कब है, कैसे आता है धनावेश। तो धनावेश जो आता है वो बताओ, मैंने क्या बताया था? धनावेश कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण या इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये जो आता है वो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु कैसे हो जाती है? धनावेशित। और ये जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है ना। आवेश कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा नेगेटिव आवेश, यानी कि धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश कब आएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हमारा ऋण आवेश आता है। अब आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? आवेश जो आता है वो कैसे आता है, किस तरीके से आता है, उसको समझना है हमें। मेन चीज वही है, ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। ये तो हमने रट लिया कि आवेश दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है। अब इसको हमें समझना है कि किस तरीके से। तो इससे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। देखो, हमें पता है संसार में कोई भी वस्तु है
इस संसार में कोई भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी हुई है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, ये सबको पता है ना। उन छोटे छोटे कणों को ही हम क्या बोल देते हैं? परमाणु कह देते हैं। प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, नमस्ते। और ये भी तुम्हें पता होगा, प्रत्येक परमाणु के भीतर क्या होता है? एक नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी वस्तु है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। उस परमाणु के भीतर क्या होता है? एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? एक छोटे से परमाणु की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा परमाणु है जो हमें बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत छोटा सा परमाणु। जैसे तुम्हें पता है बालू होती है ना, बालू को सबसे छोटा कण मान लो, है ना। बालू के सबसे छोटे कण को भी हम तोड़ सकते हैं। अगर उसको इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि लास्ट वाला कण बचे जो कि टूटे ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? परमाणु कहेंगे, है ना। तो सबसे छोटे कण को हम क्या बोल देते हैं? परमाणु कह देते हैं। अब उस छोटे परमाणु के भीतर की बात हो रही है, उसको मैंने जूम करके दिखा दिया इस तरीके से। उस छोटे से परमाणु के भीतर क्या हो रहा है जिसे हम देख नहीं ना पा रहे हैं आंखों से, है ना। तो उस छोटे से परमाणु के भीतर क्या होगा? एक नाभिक होगा अंदर, और नाभिक में दो चीजें होती हैं। नाभिक में क्या 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 होता है बताओ? नाभिक में एक होता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है नाभिक में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्रोटॉन और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा कण है हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करते रहेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे, है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन छोटे कणों को ही क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। प्रत्येक नाभिक के भीतर, उन छोटे कणों को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होंगे, उतने ही बाहर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने नाभिक के भीतर प्रोटॉन होंगे, उतने ही बाहर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कैसा? प्रोटॉन जो हमारा होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। यहां से देखने को पता चल रहा है कि प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब प्रोटॉन पे होता है प्लस का आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? माइनस का आवेश। अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? P प्लस पर आवेश कितना होता है बताओ? हाँ, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर आवेश तो बराबर होता है, लेकिन उसकी प्रकृति अपोजिट है ना। एक पर पॉजिटिव होता है तो दूसरे पर नेगेटिव। तो जो प्रोटॉन है उन पर पॉजिटिव आवेश है ना। तो प्रोटॉन किसके अंदर होता है? नाभिक के भीतर होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे अपनी कक्षाओं में, है ना। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रम क्या होता है वैसे केमिस्ट्री की भाषा में बताऊं? 2n²। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 2n² होता है ना। इस तरीके से भर सकते हैं। 4 कक्षाओं तक होता है वैसे ये फॉर्मूला, फिर आगे ये काम नहीं करता है। फिर अगर हम देखें प्रोटॉन पर, देखो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण, है ना। आकर्षण मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है कि अगर लड़का और लड़का की शादी करानी हो, क्या वो कर लेंगे? नहीं। लड़के को हम क्या मानते थे? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव मानेंगे हम लड़की को, लड़की इसके अंदर है ऐसे मान लेते हैं बहुत सारी लड़की, उतने ही बाहर क्या है? लड़के। और लड़के क्या करेंगे? इन लड़कियों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, वो नेगेटिव की तरह काम करते हैं। लड़के नेगेटिव होते हैं, तुम्हें पता है कि गांव में चले जाएंगे, घूमते रहेंगे, चक्कर लगाएंगे घर के। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? लड़का, अपनी भाषा में
इस सेंस से देखो बहुत सारे चैप्टर खत्म होंगे। पहला चैप्टर तो इसी से मैं खत्म करा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, किसके, लड़कियों के। प्रोटॉन क्या है, लड़की। और हमें पता है अगर हम लड़के लड़के की शादी कराएं तो क्या होगा, क्या वो कर लेंगे, नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे से दूर। दो एक जैसे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अच्छा अगर हम लड़की लड़की की शादी कराएं, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो भी क्या होगा, वो भी नहीं करेंगी, वो भी एक दूसरे से दूर। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की शादी कराएं, लड़की और लड़के, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी कि शादी कर लेंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीजों को तुम्हें समझना है, ठीक है। तो शादी से पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण। अब बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण यानी कि प्रत्येक प्रोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। प्रत्येक प्रोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो हर एक प्रोटॉन हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अब देखो इस नाभिक, नाभिक कैसा होगा, अच्छा आप बताओ, नाभिक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नाभिक होगा धनावेशित, मतलब पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि नाभिक के जो अंदर है वो क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्लस का आवेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन ये न्यूट्रॉन भी किसके अंदर रहता है, नाभिक के अंदर रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक पर जो आवेश है वो किसकी वजह से है, वो केवल प्रोटॉन की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से उस पर आवेश है। तो प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास में होंगे उस पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, आकर्षण वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आकर्षण का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, आकर्षण का मान कम होता जाएगा। दूरियां बढ़ने पर क्या होता है, दूरियां जैसे बढ़ती हैं लोग भूलते जाते हैं धीरे धीरे, तो वही वही होगा, आकर्षण कम होता जाता है। अभी तुम घर में हो मम्मी पापा के सामने, तो मम्मी पापा जैसा बोलेंगे तुम वैसा ही करोगे बिल्कुल भी। अगर तुम घर से थोड़ा बाहर निकले तो थोड़ी कम बात मानना स्टार्ट कर दोगे, कम आकर्षण है। अगर तुम बाहर चले गए, बिल्कुल जैसे घर से बाहर निकल गए कहीं पर, तो वहां पर और कम आकर्षण हुआ, क्योंकि और ज्यादा दूर हो गए तुम, तो वहां पर कुछ भी पी सकते हो, खा सकते हो, है ना। सिगरेट मार ली, कभी बीड़ी मार ली, क्या पता है भाई, घर वालों को क्या पता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, आकर्षण नहीं है घर वालों का, फोर्स नहीं लग रहा है। तुम सामने बैठे होते हैं बिल्कुल पास में, तब उनका फोर्स रहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तुम शहरी छोड़कर कहीं और चले गए तो क्या होगा, तो वहां पर तो कोई देखने वाला ही नहीं है, आकर्षण और ज्यादा कम हो गया, कुछ भी करो क्या पता चल रहा है भाई, है ना, कोई कहने वाला भी नहीं है घर पे। तो यही चीज है, दूरियां बढ़ने पर क्या हो जाएगा, आकर्षण का मान कम हो जाएगा, आकर्षण क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, आकर्षण कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आकर्षित हो रहे होंगे नाभिक की ओर, ये वाले इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा वाले, फिर दूसरी कक्षा वाले उससे कम आकर्षित होंगे, तीसरी कक्षा वाले उससे कम। तो सबसे जो कम बल लगेगा वो किस पर लगेगा, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर सबसे कम आकर्षण बल लगता है। नाभिक द्वारा सबसे आकर्षण बल जो कम लगेगा वो किसके द्वारा लगता है, कहां पर लगेगा, मतलब लास्ट वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर। दुर्बल आकर्षण होता है, बहुत कम आकर्षण। तो ये बात समझ में आई बिल्कुल, है ना। तो ये मॉडल हो गया। तो प्रत्येक परमाणु के भीतर हमारे प्रोटॉन भी हैं और क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों ही चीजें हैं, प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों ही चीजें हैं बराबर मात्रा में। तो पूरा परमाणु हमारा कैसा हुआ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 7 अगर इसके अंदर प्रोटॉन है तो 7 ही बाहर क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के आवेश को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा इन दोनों का, 0। कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो परमाणु कैसा हो जाता है, हमारा परमाणु जो रहता है वो बिल्कुल उदासीन, विद्युत रूप से बिल्कुल उदासीन। ना तो परमाणु के ऊपर कैसा चार्ज है, ना तो परमाणु के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ना ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव नहीं होगा ना ही नेगेटिव होगा, यानी कि परमाणु कैसा रहता है, बिल्कुल विद्युत रूप से उदासीन रहता है। इस बात को समझ लेंगे। अब आते हैं जहां पर हमने खत्म किया था वहीं से, कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है।
गर्मी बहुत है यार। देखो अगली जो हेडिंग है हमारी वो यही है, आवेश की उत्पत्ति। आवेश कैसे पैदा होगा? आवेश की उत्पत्ति। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आवेश जो पैदा होता है वो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से पैदा होता है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होती है? हीट उत्पन्न होती है। जब हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं, है ना। वहां से ऊर्जा पाकर, उस हीट से ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं, है ना। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पहली वस्तु कैसे हो जाएगी? धनावेशित, और दूसरी वस्तु कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित। तो वही हमें समझना है। देखो दो वस्तुएं हैं, मैंने मान ली ये वस्तु ए है, ये वाली वस्तु बी है, और मैंने बताया था परमाणु के भीतर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इसके भीतर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 ही प्रोटॉन है ना। और इसके भीतर कुछ मान लो, कितने मान लेते हैं? मैंने मान लिया, चलो 9। मैंने मान लिया कि 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही क्या है? 9 ही प्रोटॉन है। दो वस्तु हैं, उसके अंदर पहली वस्तु के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, दूसरी वाली वस्तु के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, यानी कि दोनों ही विद्युत रूप से उदासीन है। अब क्या होगा? जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाएगा, दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर, दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर, दोनों वस्तुओं को जैसे ही रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किधर? दूसरी वाली वस्तु में। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? मैं मान लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें पहुंच गए, कितने? 2। जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया ए और बी को, तो क्या हुआ? पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में पहुंच गए। हमने ऐसा मान लिया, है ना, मान लेते हैं हम कि ऐसा हो गया। फिर आगे क्या हुआ? देखो ये जो पहली वस्तु है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? बताओ, पहली वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 5। 7 थे, 2 निकल गए, कितने रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अच्छा, प्रोटॉन क्या होंगे? प्रोटॉन उतने के उतने ही, क्योंकि प्रोटॉन कभी गति नहीं कर सकता। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होता है, इसीलिए वो गति भी नहीं कर सकता, वो नाभिक में ही रहता है। केवल चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बहुत हल्का भी होता है ना। कितना भारी होता है बताओ? जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है एमपी, वो लगभग कितना होता है? 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1837 गुना होता है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो बहुत भारी है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन बहुत भारी है। तो प्रोटॉन तो कभी गति करता नहीं है, गति कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही निकल के जाते हैं, वो भी बाहरी कोण से निकल के जाते हैं परमाणु के। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए, तो इसकी क्या दशा हुई? इसकी क्या कंडीशन हुई? देखो इसमें कितने रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 7 ही रहेंगे। अच्छा, वस्तु ए की कहानी है ये, तो वस्तु ए। तो वस्तु बी का क्या हुआ? वस्तु बी, अच्छा इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस पर हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन तो उतने के उतने रहेंगे, कितने? 9 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन। इस वस्तु पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की क्या क्या हुई है? यहां पर बताओ, यहां पर हुई है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां क्या हुआ है? यहां पर हुई है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अच्छा, यहां पर देखो प्रोटॉन, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो कौन ज्यादा हुए? बताओ बताओ कौन ज्यादा हुए? हाँ, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। यहां पर क्या हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुए हैं, ध्यान रखना, पहले से ज्यादा नहीं हुए हैं,
साथ ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में यहां से अगर मैं देखूं, इन दोनों कंपैरिजन करूं तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन ज्यादा हो गए। यहां पर बताओ क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम हो गए, कम हो गए, ठीक है ना। तो अब तुम्हें समझना है, यहीं से सारी चीजें समझनी है। देखो इस वस्तु पर कौन ज्यादा, इस वस्तु पर कौन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, कितने से ज्यादा, 2 से ज्यादा। तो इस वस्तु पर 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा इस वस्तु पर। अच्छा इस पर कौन ज्यादा, इस वस्तु पर कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और कितने से ज्यादा, 2 से ही ज्यादा, कितने से ज्यादा, 2 से ही ज्यादा। तो इस वाली जो वस्तु है, वस्तु बी, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो 2 प्रोटॉन के बराबर इस पूरी वस्तु पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इस वस्तु पर, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से कितने ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस वस्तु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो वो कैसी हो जाएगी, धनी हो जाएगी, धनवान, क्योंकि देने वाला हमेशा क्या होता है, धनी होता है, धनवान होता है। और जो लेता है वो क्या होता है, रेडी, रेडी हो जाता है ना। तो देने वाला धनी, लेने वाला रेडी। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसे हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगी वस्तु। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी वो कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी, है ना। यहाँ पर चीज समझ में आई कि 2 प्रोटॉन, हाँ 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो 2 प्रोटॉन के बराबर इस वस्तु पर चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो बचेगा कितना, 2 प्रोटॉन का। भाई मैं ऐसा मानता हूं कि एक गांव है, उसमें 2 कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। अब उसमें से क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये ठाकुर है और ये बघेल है, तो 2 कास्ट के लोग रह रहे हैं, ठाकुर और बघेल। मैं बोलता हूं कि एक गांव में बघेल ज्यादा हैं, और बघेल कितने ज्यादा हैं, 50 बघेल ज्यादा हैं, किससे, मतलब 150 बघेल हैं और कितने 100 ठाकुर लोग हैं। तो बताओ कौन ज्यादा हुए, उसमें बघेल ज्यादा हुए, कितने से ज्यादा हैं, 50 से ज्यादा। अगर कोई वहां पर प्रधानी के लिए खड़ा होता है, प्रधानी के लिए कोई आदमी खड़ा होता है, तो बताओ कौन सी कम्युनिटी जीतेगी, बघेल जीतेंगे। कितने वोट से जीतेंगे, 50 से, क्योंकि अपने समुदाय वालों को वो वोट दे देंगे, अपनी कास्ट वालों को, तो वो जीत जाएंगे। और ऐसे इसका समझ लो, है ना, जो ज्यादा हो जाएगा वही जीत जाएगा। ऐसे ही यहां पर कौन ज्यादा था, प्रोटॉन, प्रोटॉन की जीत होगी, कितने से, 2 से, तो 2 प्रोटॉन के बराबर पूरे पर आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा इस पर, प्लस का आवेश। इस पर कितना होगा, माइनस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और माइनस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है बिल्कुल समझना। तो आवेश को ऐसे ही समझना है। तो आवेश देखो पैदा कैसे हुआ, आवेश पैदा हुआ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। जब तक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाएगा तब तक किसी भी वस्तु पर आवेश आ नहीं सकता। ये तो समझ में आया, क्योंकि आवेश किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। इलेक्ट्रॉन गया तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आवेश किसी वस्तु पर तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में नहीं जाएंगे तो आवेश वस्तु पर नहीं आएगा। इस चीज को समझना है ना। अब देखो एक और चीज यहां से निकल के आती है कि दोनों ही वस्तुओं पर, देखो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इस वाली वस्तु से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो दूसरी वाली वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचे। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की ही वृद्धि हुई। तो दोनों ही वस्तुओं पर बराबर आवेश आएगा, लेकिन कैसा होगा, विपरीत होगा। इस वस्तु पर पॉजिटिव, इस वस्तु पर नेगेटिव, है ना। एक पर पॉजिटिव तो दूसरी पर नेगेटिव आएगा दोनों पर, लेकिन कैसा, बराबर। तो ये थी क्या, आवेश की उत्पत्ति। भाई आवेश ऐसे मतलब पैदा होता है, इसको समझ लेना, ठीक है ना। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब ये आवेश की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे हम, देखो यहां पर नोट करके एक चीज लिख लेनी है, आवेश उत्पत्ति का
मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इस चीज को समझ लेना है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तब तक वस्तु पर आवेश आएगा नहीं। तो इसके बाद हमें एक और चीज समझनी है। देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन में? द्रव्यमान। तो अगर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताओ उस वस्तु का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? बताओ, घटेगा, है ना। मैं मान लेता हूं कि देखो कोई वस्तु है, ये एक वस्तु हो गई, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। इससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी। अभी मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है? m है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा? देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ये था, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 4 इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पर चार्ज आ जाएगा कितना? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका द्रव्यमान हो जाता है m डैश। कितना हो जाता है? m डैश। अब बताओ कौन सा वाला क्या होगा? कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। इस वस्तु पर धनावेश आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अभी जो m डैश है इसका द्रव्यमान क्या हो चुका है? कम हो चुका है। किससे? इससे। तो m डैश कम हो जाएगा m से, m डैश कम हो जाएगा m से। तो वस्तु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान क्या घट जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज समझनी है हमें, देखो आगे क्या है, ये एक वस्तु हो गई। ये कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। कैसी वस्तु है ये? उदासीन। अच्छा, उदासीन वस्तु के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में है। अब देखो 2 कंडीशन आती हैं इधर, 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। अगर ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो बताओ कैसी क्या हो जाएगी? कौन सा आवेश आ जाएगा इस वस्तु पर? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है? ऋण आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अगर ये वस्तु क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो इस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। अच्छा, अगर ये वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कैसी हो जाएगी? धनावेश हो जाएगी, यानी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? धनावेश। यानी कि अगर वस्तु, उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो कैसे हो जाती है? ऋणावेश है, तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? धनावेश, है ना, धनावेश हो जाएगी। अगर मैं मान लेता हूं पहले इसका द्रव्यमान जो था वो कितना था? m था। इस वस्तु का द्रव्यमान पहले m था, और उसने क्या किया? और उसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण किए तो उसका द्रव्यमान हो गया m डैश। उसका द्रव्यमान हो गया कितना? m डैश। और उसने इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसका द्रव्यमान हो गया m डबल डैश, m डबल डैश। अब आप बताओ कौन सा द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा? किस वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा और किसका द्रव्यमान सबसे कम होगा? ये उदासीन वस्तु थी, इसका द्रव्यमान कितना था? m था। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस वस्तु पर आ गए? इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे और ये ऋणावेशित हो गई, यानी कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा।
इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये वस्तु कैसे होगी, धनावेशित, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि इसका द्रव्यमान कम हो गया, कम हो गया, इससे भी कम हो गया इसका द्रव्यमान, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन थे, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये कंडीशन बनी। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, सबसे जो ज्यादा द्रव्यमान होगा वो किसका होगा बताओ, सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा हमारा इसका m डैश, क्योंकि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। उससे कम होगा इसका उदासीन वस्तु का m, सबसे कम होगा जिसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बिल्कुल भी, जिस जो धनावेशित हो गई है इसका, यानी कि कितना हो जाएगा m डैश, m डबल डैश। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा कौन सी वाली वस्तु का, इस वाली वस्तु का, इसका मतलब अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उदासीन होगी तो उतना का उतना ही रहेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन खो दे तो उसका द्रव्यमान और ज्यादा कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसका हुआ, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। बात समझ में आई। तो वस्तु जो इलेक्ट्रॉन निकालती है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है ना। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी, है ना। तो ऐसे ही याद रखना है इसको, इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु इलेक्ट्रॉन देने वाली क्या होगी, धनी, धनी हो जाएगी, धनी होती है, धनवान लोग देते हैं। और धनी का मतलब वो कैसे हो जाएगी, धनावेशित, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन लेने वाली वस्तु कैसे हो जाएगी, ऋणी हो जाएगी, ऋणी, यानी कि कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित। शॉर्ट में इसको ऐसे याद रखेंगे, देने वाला धनी यानी कि वस्तु धनावेशित, जो इलेक्ट्रॉन देगी वो धनावेशित हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित। जैसे कि तुमने केमिस्ट्री में भी समझा होगा कि कोई सोडियम है, सोडियम का एक परमाणु है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाता है भाई, Na के ऊपर एक प्लस आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, इस तरीके से। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, Na ने, देखो Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसीलिए Na के ऊपर कितना प्लस आया, एक प्लस, एक प्लस। अगर मैं कैल्शियम ले लेता हूं, कैल्शियम है हमारा, और कैल्शियम क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस आ जाएगा, दो प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही प्लस उसके ऊपर आ जाएगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं क्लोरीन ले लूं, Cl, Cl क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसके ऊपर, ग्रहण करने वाला लेने वाला ऋणी हो जाता है। तो क्लोरीन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, माइनस का, कितना माइनस, एक माइनस, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना। ये भी आपको समझ में आ गया, आगे समझ में, ठीक है।